Hello everyone, welcome to Study Space. Here I'll be covering the NCERT syllabus of history. So, in this video, we will study chapter 1 of class 9th history, that is the French Revolution. Okay, so we have covered this chapter already in three parts. Okay, so this is the fourth and the last part of this chapter. Okay, so let's begin. Did women have a revolution? Okay, so we have come to the section 4 where we will study about the sacrifices which women made to have a revolution. Okay, so we begin. From the very beginning, women were active participants in the events which brought so many important changes in French society. They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. Most women of the Third Estate had to work for a living. They worked as seamstresses or laundresses, sold flowers, fruits, vegetables at the market, or were employed as domestic servants in the houses of prosperous people. Most women did not have access to education or job training. Only daughters of nobles or wealthier members of the Third Estate could study at a convent, after which their families arranged a marriage for them. Working women had also to take care for their families, that is, cook, fetch water, queue up for bread, and look after the children. Their wages were lower than those of men. ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही यानी कि शुरुआत से ही जो महिलाएं थीं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रही थी फ्रांस में। जो ये रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बन रही थी, क्रांतिकारी सरकार जो बन रही थी, जो चेंजेस आ रहे थे फ्रांस की सोसाइटी में, उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा रही थी फ्रांस की महिलाएं। और ऐसा वो इसलिए कर रही थी क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो इन सब चीज़ों का हिस्सा बनी रहेंगे, चेंजेस का हिस्सा बनी रहेंगी, तो ये जो नई सरकार बन रही है इन पर थोड़ा प्रेशर आएगा और वो कुछ ऐसे लॉज बनाएंगे, कुछ ऐसे नियम्स बनाएंगे जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी शायद थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादातर जो महिलाएं थी थर्ड एस्टेट की, उन्हें अपना घर चलाने के लिए काम करना ही पड़ता था क्योंकि उन्हें सारे टैक्सेस भी पे करने पड़ते थे और सब कुछ करना पड़ता था। ठीक है, और फिर भाई उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है, तो उन्हें भी तो खिलाना पिलाना है ही, उन्हें भी पालन पोषण करना ही अपने बच्चों का, तो उन्हें बाहर निकलना पड़ता था काम करने के लिए। तो या तो वो सीम स्ट्रेसेस या लॉन्ड्रेसेस की तरह काम करती थी। सीम स्ट्रेसेस और लॉन्ड्रेसेस मतलब या तो कपड़े धोती थी, लॉन्ड्री में काम करना। ठीक है, सीम स्ट्रेसेस मतलब कपड़े सीना, कपड़े सीते हैं ना, जैसे टेलर वगैरह होते हैं वो, उनका काम करती थी। या फिर वो फूल बेचती थी, फल बेचती थी, सब्जियां बेचती थी मार्केट में। या फिर वो घरेलू नौकर की तरह बड़े बड़े जो रिच लोग थे, प्रॉस्पेरस लोग थे, उनके घरों में घरेलू काम करती थी, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन। ठीक है, ये सब करती थी। बहुत सारी औरतों को शिक्षा का अधिकार नहीं था और ना ही उन्हें जॉब ट्रेनिंग का राइट था। जॉब ट्रेनिंग, ओके। सो सिर्फ जो नोबल्स की बेटियां होती थीं या फिर जो थर्ड एस्टेट के रिच मेंबर्स थे उनकी बेटियां होती थी, उन्हीं को पढ़ाई करने का अधिकार था कॉन्वेंट स्कूल्स में। ठीक है, उसके बाद जब उनकी पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल से ख़त्म हो जाती थी तो उनके परिवार वाले उनकी शादी करा देते थे। ठीक है, इसमें उनकी इच्छा हो ना हो, वो शादी तो करानी ही करानी है उन्हें पढ़ाई के बाद। ठीक है, अब कुछ जो औरतें काम पे जाती थी, ऐसा नहीं कि उन्हें सिर्फ काम करना पड़ रहा है। ठीक है, उन्हें अपने घर का भी पूरा ही देखभाल करनी पड़ती थी। उन्हें अपने घर की पूरी देखभाल करनी, जैसे खाना बनाना, पानी भर के लाना, ब्रेड लेने के लिए, ब्रेड खरीदने के लिए लाइन में खड़े रहना घंटों। ठीक है, और अपने बच्चों की देखभाल करना, उनका पालन पोषण करना। ठीक है, फिर भी जो उनकी सैलरी थी जब वो काम करती थी या कहीं नौकरी करती थी या किसी घर में डोमेस्टिक सर्वेंट की काम करती थी, तो उनकी जो सैलरी थी, जो तनख्वाह थी, वो आदमियों के मुकाबले में बहुत कम थी। अगर आदमियों के बराबर का काम कर रही हैं तो उनकी सैलरी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए ना, जिस हिसाब से एक आदमी की होनी चाहिए जो उस पोस्ट पे काम कर रहा है। तो ये इनइक्वालिटी है।
कि काम औरत हो या आदमी वो पोस्ट के लिए उतना ही बराबर और उतनी ही डेडिकेशन के साथ, उतनी ही मेहनत के साथ कर रहा है, उतना ही टाइम दे रहा है, तो आप क्यों सैलरी कम दे रहे हो? दिस इज रॉन्ग ना। वो उनके साथ होता था। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, women started their own political clubs and newspapers. About 60 women's clubs came up in different French cities. The Society of Revolutionary and Republican Women was the most famous of them. One of their main demands was that women enjoy the same political rights as men. Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens. They demanded the right to vote, to be elected to the assembly, and to hold political office. Only then, they felt, would their interest be represented in the new government. अब आइए जान लेते हैं कि ये पैराग्राफ हमसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अपनी बातों को, अपने इंटरेस्ट को, अपनी रुचि को, अपनी इच्छाओं को डिस्कस करने के लिए और उन्हें आवाज़ देने के लिए औरतों ने, महिलाओं ने मिलकर ये सोचा कि वो अपनी खुद की कुछ राजनीतिक संस्थाएं बनाएंगी, यानी कि पॉलिटिकल क्लब्स बनाएंगी और अखबार बनाएंगी, जिसकी वजह से वो अपने इंटरेस्ट को, अपनी डिमांड्स को एक आवाज़ भी दे सकेंगी और उन पर बैठ के अच्छे से चर्चा भी कर सकेंगी, बातचीत भी कर सकेंगी। ठीक है, तो उन्होंने कुछ 60 वुमेन्स क्लब बनाए। ठीक है, अलग अलग फ्रेंच शहरों में। ठीक है, 60। ओके, अबाउट 60 वुमेन्स क्लब्स केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़। ठीक है, इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन कौन सा था, जो सबसे फेमस भी हुआ, वो था सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ओके, उनमें से सबसे फेमस है हुआ। उनकी एक महत्वपूर्ण, एक बहुत इम्पॉर्टेंट और मेन डिमांड्स में से था कि औरतों को भी वही राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए जो कि आदमियों को मिले हैं। ठीक है, क्या राइट्स मिले हैं? राइट टू वोट सबसे इम्पॉर्टेंट राइट मिला। ठीक है, पर जो महिलाएं थी हमारी, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1791 का, उसे पढ़ के थोड़ी निराश हो गई। ठीक है, क्योंकि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने महिला को पैसिव सिटीजन्स की कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है, आदमियों के लिए फिर तो उन्होंने फिर ये ऑप्शन भी रखा था कि वो 25 ईयर्स अब एज के हों और इतना टैक्स पे करते हों तो लेंगे। महिलाओं के लिए तो उन्होंने कोई ऑप्शन, कोई क्वालिफिकेशन छोड़ी ही नहीं, सीधे सारी महिलाओं को उठा के पैसिव सिटीजन्स की कैटेगरी में डाल दिया, जिनके पास राइट टू वोट था ही नहीं। इसका मतलब उनका ओपिनियन मैटर ही नहीं करता है, उनका इंटरेस्ट मैटर ही नहीं करता है। इसलिए उनकी मेन डिमांड्स थी राइट टू वोट। ठीक है, और ये भी था कि वो असेंबली में एज अ मेंबर चुनी जाए, उन्हें इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए। ठीक है, ताकि वो भी राजनीतिक कार्यालयों को संभाल सकें, पॉलिटिकल ऑफिस को संभाल सकें, वो भी फैसले ले सकें। ठीक है, इस वजह से तभी उनको ऐसा लगता कि जो उनके इंटरेस्ट है, उनकी डिमांड्स हैं, उनकी इच्छाएं हैं, उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है या उन्हें कोई दर्जा दिया जा रहा है समाज में, पर उन्हें तो बिल्कुल निगलेक्ट किया जा रहा था, विच इज़ रॉन्ग। दिस इज़ नॉट इक्वलिटी एंड दे वर डिमांडिंग इक्वलिटी। ठीक है, इक्वलिटी सिर्फ ये नहीं है कि आप अमीर गरीब का भेदभाव मिटा दो, इक्वलिटी इज़ ऑल अबाउट कि आप जेंडर का भी भेदभाव हटा दो। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। In the early years, the revolutionary government did introduce laws that helped improve the lives of women. Together with the creation of state schools, schooling was made compulsory for all girls. Their fathers could no longer force them into marriage against their will. Marriage was made into a contract entered into freely and registered under civil law. Divorce was made legal.
and could be applied for both women and men. Women could now train for jobs, could become artists, or run small businesses. अब हुआ क्या कि पहले कुछ सालों में जब ये क्रांतिकारी वाली ने अपनी सरकार बनाई तो उन्होंने ये किया कि कुछ लॉज बनाए, कुछ नियम बनाए ताकि वो औरतों की ज़िंदगियों में थोड़ा सा सुधार ला सके, ठीक है, थोड़ा सा उनको बेहतर बना सके, ठीक है। फिर उन्होंने सबने मिलके सरकारी स्कूल्स बनवाए, ठीक है, और जो हमारी एजुकेशन है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, उसे कंपलसरी कर दिया, ठीक है, कि सबको पढ़ाई करने का अधिकार है और सबको पढ़ाई करना ही चाहिए, सारी लड़कियों के लिए पढ़ाई करना आवश्यक बना दिया गया, ठीक है। और उन्होंने कुछ नियम लगाए कि जो लड़कियों के पापा हैं, लड़कियों के पिताजी हैं, उनके फादर हैं, वो उनको फोर्स नहीं कर सकते शादी करने के लिए उनकी इच्छा के खिलाफ। अगर लड़की की इच्छा है तभी वो शादी करेगी, अगर लड़की ने बोल दी कि मेरी इच्छा नहीं है, मैं शादी नहीं करूँगी, तो वो नहीं करा सकते हैं, ठीक है। और मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह बना दिया गया जिसमें आप उसमें फ्रीली अपनी इच्छा से जब चाहो तब जा सकते हो, ठीक है, यानी अपनी इच्छा से जब चाहो तब शादी कर सकते हो, अगर आपका मन नहीं है तो आप मत करो शादी, ठीक है। और उस शादी को रजिस्टर कराना अनिवार्य कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया, ठीक है, सिविल लॉ के अंदर, ओके। सिविल मीन्स नागरिक, नागरिक नियमों के अंतर्गत आपको अपनी शादी को रजिस्टर कराना चाहिए, जैसे अभी कराते हैं हम लोग रजिस्टर अपनी मैरिज, वरना कानूनी तौर पे आप पति पत्नी नहीं कहलाते हो, सामाजिक तौर पे कहलाते हो, कानूनी नहीं, ठीक है। और डिवोर्स को लीगल कर दिया गया, ठीक है, मान्य घोषित कर दिया गया, और वो औरत भी ले सकता है, आदमी भी ले सकता है। पहले ऐसा क्या होता था कि अगर आदमी लेना चाहे तलाक तो ही हो सकता है, अगर आदमी नहीं देना चाहता औरत को तलाक तो नहीं होगा, पर नहीं, अब ऐसे नियम हटा दिए और उन्होंने ये घोषित कर दिया, लागू कर दिया नियम कि अब औरतें चाहे तो वो भी डिवोर्स ले सकती हैं, ठीक है। और औरतें अब महिलाएं अब हमारी जॉब की ट्रेनिंग भी कर सकती हैं और आर्टिस्ट भी बन सकती हैं और चाहे तो छोटे मोटे व्यापार भी चला सकती हैं, छोटे मोटे कारोबार खोल सकती हैं अपने खुद के, ठीक है। तो इतना सब कुछ हुआ, तो ये आप इसमें से इम्पॉर्टेंट मैं मार्क कर दे रही हूँ येलो से, ठीक है। और इसको आप याद कर लो कि आप मतलब कि क्या ऐसे कुछ नियम्स हुए जो अच्छे रहे लड़कियों के लिए सामाजिक तौर पे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, women's struggle for equal political rights, however, continued. During the reign of terror, the new government issued laws ordering the closure of women's clubs and banning their political activities. Many prominent women were arrested and a number of them executed. ठीक है, जो हमारी महिलाओं का संघर्ष था, जो स्ट्रगल था इक्वल पॉलिटिकल राइट्स यानी कि बराबरी के राजनीतिक अधिकारों पर, वो चलता ही रहा, ठीक है। और जो रेन ऑफ टेरर का टाइम था यानी कि 1973 से 1974 के बीच का जो समय था उसे रेन ऑफ टेरर बोला गया। उस समय में जो नई सरकार बनी थी, ठीक है, उसमें कुछ नए नियम आए थे, जिन नियमों में से एक नियम था कि जो वुमेन्स के क्लब उन्होंने बनाए थे, पॉलिटिकल क्लब्स, राजनीतिक संस्थाएं जो उन्होंने खुद की बनाई थी, उनको बंद कर दिया जाए ज़बरदस्ती, और उनकी जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, वो जितना भी विरोध कर रही हैं, ठीक है, या हेल्प कर रही हैं राजनीतिक तौर पे समाज की, उन सबको बंद कर दिया जाए, ठीक है। और इस दौरान कुछ महिलाओं को अरेस्ट भी किया गया, बंदी भी बनाया गया और मारा भी गया, यानी कि उनको सजाए मौत दी गई, फांसी हुई, एग्जीक्यूटेड, पहले आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 years in many countries of the world. The fight
for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and early 20th centuries. The example of the political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. ठीक है, जो महिलाओं का हमारी संघर्ष था, उनका विरोध था मतदान अधिकार के लिए, वोटिंग राइट्स के लिए और इक्वल सैलरी के लिए, बराबर की सैलरी के लिए, वो चलता ही रहा और करीब 200 साल चला। 200 साल तक महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ती रहीं। ठीक है, और ये जो विरोध कर रही थी, वो जो लड़ाई लड़ रही थी, वो इंटरनेशनल लेवल पे लड़ी गई सफरेज मूवमेंट के द्वारा। ठीक है, सफरेज मूवमेंट क्या था? मताधिकार था। सफरेज मूवमेंट को हम बोलेंगे मताधिकार, यानी कि राइट टू वोट। ठीक है, ये कब हुआ? लेट 19th और 20th सेंचुरी, लेट 19th और 20th सेंचुरी तक चलता रहा ये। और जो फ्रांस में वुमेन ने पहले क्या कहते हैं, विरोध करना शुरू करा था, जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो रहा था, तब उसको एज अ मेमोरी, यादगार रख के, एक उदाहरण की तरह, एक प्रेरणा स्रोत, इंस्पायरिंग मेमोरी की तरह उसे मतलब आगे याद रखा गया। ठीक है, तो 1946 में फाइनली फ्रांस में वुमेन्स को वोटिंग राइट्स मिले थे। इससे अच्छा तो अपना इंडिया है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें पहले ही महिलाओं की सीट्स रिजर्व कर दी गई थी और उन्हें वोटिंग राइट्स दे दिए गए थे। इतना स्ट्रगल तो हम हिंदुस्तानी औरतों ने नहीं किया जितना कि बाहरी औरतों को करना पड़ रहा है। और कहने के लिए कहते हैं कि वो लोग ज़्यादा मॉडर्न हैं, एडवांस्ड हैं, जो महिला को ही उनके बेसिक अधिकार नहीं दे पाए। वो मॉडर्न और एडवांस तो नहीं हो सकते। The abolition of slavery. One of the most revolutionary reforms of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. The colonies in the Caribbean, Martinique, Guadeloupe, and Saint Domingo were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar, and coffee. But the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantations. So, this was met by a triangular slave trade between Europe, Africa, and the Americas. The slave trade began in the 17th century. French merchants sailed from the ports of Bordeaux or Nantes to the African coast, where they bought slaves from local chieftains. Branded and shackled, the slaves were packed tightly into ships for 3-month-long voyage across the Atlantic to the Caribbean. There they were sold to plantation owners. The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar, coffee, or indigo. Port cities like Bordeaux and Nantes owed their economic prosperity to the flourishing slave ट्रेड। अब देखते हैं कि हो क्या रहा था। सबसे ज़्यादा जो एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट, जो एक क्रांतिकारी चेंज फ्रांस में आया था जैकोबिन गवर्नमेंट के अंदर, वो था एबॉलिशन ऑफ स्लेव इन फ्रेंच कॉलोनीज। यानी कि जो ये गुलामी थी, ठीक है, उसका बहिष्कार, ठीक है, उसको अमान्य घोषित करना कि ये गलत है, गैर कानूनी है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। ठीक है, तो जो कॉलोनीज थी कैरेबियन में, मार्टिनिक, ग्वाडीलूप, सैन डोमिंगो,
ये इम्पॉर्टेंट सप्लायर्स थी कुछ कमोडिटीज़ की, कुछ ज़रूरी सामान की। वो था कॉटन, सॉरी नॉट कॉटन, टोबैको, इंडिको, शुगर एंड कॉफ़ी। शुगर एंड कॉफ़ी, इनका ये इम्पॉर्टेंट सप्लायर था। और यूरोपियंस के लिए ये मतलब उनकी इच्छा के खिलाफ था कि वो दूर जाएं और किसी अनजान ज़मीन पर काम करें। ठीक है, क्योंकि इससे जो एक प्रॉब्लम हो रही थी वो ये था कि फ्रांस में लेबर्स की कमी हो जा रही थी खेती बाड़ी करने के लिए। ठीक है, अगर वो वहाँ पे जाके काम करते तो ठीक है, और वहाँ पे किसी दूसरे का एक तो लैंड होगा जो कि उनके फेमिलियर नहीं होगा, अनजान होगा उनके लिए बिल्कुल। ठीक है, प्लस उनको सीखना उस काम में फिर बहुत टाइम लग जाता उनके लिए, तो दिक्कत बन रहा था। तो एक त्रिकोणीय दास व्यापार यानी कि ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बना दी गई। ठीक है, कि मतलब स्लेव इधर से उधर जाएंगे ऐसे, एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बना दी। एक यूरोप, अफ्रीका और हमारी अमेरिका के बीच में, ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में कि उधर से उधर स्लेव जाया करें। ठीक है, तो ये स्लेव ट्रेड शुरुआत कब हुई थी? 17th सेंचुरी में। ठीक है, तो फ्रेंच मर्चेंट्स जो थे, फ्रेंच के जो व्यापारी थे, वो बौद्धो और नॉर्थ अफ्रीका में कोस्ट हैं वहाँ तक ही जाते थे सेल करके। ठीक है, फिर वहाँ से ये लोग स्लेव्स, दास को खरीदते थे। ठीक है, उनके जो लोकल व्यापारी थे, चीफ्टन्स थे, उनसे जाके ये लोग खरीदते थे स्लेव्स को। ठीक है, फिर उन स्लेव्स को टाइटली बांध दिया जाता था। ठीक है, क्योंकि खरीदते थे तो सौदा ही हो गया, तो वो ब्रांडेड शैकल्ड स्लेव्स को वहाँ पे बांध कर दासों को रखा जाता था, एकदम पैक करके जैसे कोई सामान हो, इंसान ना हो, जहाज़ों में। और 3 महीने की लंबी जल यात्रा के लिए उनको रवाना कर दिया जाता था। यानी कि वो 3 महीने समुद्र में रहते थे, अटलांटिक से कैरेबियन। ठीक है, कभी अटलांटिक से कैरेबियन, कभी कैरेबियन से अटलांटिक, वो यही करते थे स्लेव्स। फिर वहाँ जाके उनको जो खेती बाड़ी के ओनर्स थे, मतलब जो खेत के ओनर्स थे, उनको बेच दिया जाता था कि भैया इनसे ले लो, काम करा लो अपने खेतों में जितना मन चाहे। ठीक है, तो जो उन पर अत्याचार हो रहा था, ठीक है, स्लेव्स पर जो अत्याचार हो रहा था, उससे ये बात तो साबित हो गई कि यूरोपियंस की जो मार्केट में कॉफ़ी, शुगर और इंडिको के डिमांड जो थी वो बहुत बढ़ रही थी। ठीक है, तो नॉन्ट की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी वो अपने फ़ायदे के लिए स्लेव ट्रेड को बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है, क्योंकि उनके शहर से जाता था ये कॉफ़ी, शुगर, इंडिको, इनके शहर से तो जाता था, बॉर्डो और नॉन्ट के शहर से जाता था, तो इनको भैया फ़ायदा हो रहा था, इसलिए वो स्लेव ट्रेड को बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है, कि भैया हमारा तो फ़ायदा हो रहा है, तो तुम इनको स्लेव्स बना के लेके जाओ। और जो हमारा फ्रांस था वो इसलिए कुछ नहीं बोल सकता था, अगर वो स्लेव्स वगैरह का व्यापार बंद कर देंगे तो उनका कॉफ़ी, चीनी, नील ये सब आना बंद हो जाएगा उधर से, इसलिए उनको करना पड़ रहा था। ठीक है, आई बात समझ? फिर हम आगे चलते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट मैं मार्क करा देती हूँ आपको। पहले तो ये जैकोबिन रिजीम ने बहुत बड़ा चेंज किया। फिर ये ट्रायंगुलर किसके बीच में साइन हुआ था, फिर 17th सेंचुरी में बिगेन हुए। 3 महीने की लंबी जर्नी करते थे बेचारे, जैसे कि
समान वो इंसान हुई ना। फिर इनको फ़ायदा हो रहा था, किनको? बौद्धों और नॉन्ट के शहर वालों को फ़ायदा हो रहा था, उनका सामान बिक रहा था। Through the 18th century, there was a little criticism of slavery in France. The National Assembly held long debates about whether the rights of man should be extended to all French subjects, including those in the colonies. But it did not pass any laws, fearing opposition from businessmen whose incomes depended upon the slave trade. It was finally the convention which in 1794 legislated to free all slaves in French overseas possessions. This, however, turned out to be a short term measure. 10 years later, Napoleon reintroduced slavery. Plantation owners understood their freedom as including the right to enslave African Negroes in pursuit of their economic interests. Slavery was finally abolished in French colonies in 1848. यानी कि 18th सेंचुरी के दौरान फ्रांस में जो स्लेवरी चल रही थी उस पर क्रिटिसिज्म हुआ, यानी कि उसकी आलोचना की गई, उसे गलत ठहराया गया। ठीक है, इसके चक्कर में नेशनल असेंबली में लंबी लंबी बहसें हुई। ठीक है, और उसमें ये डिस्कशन हुआ कि जो मनुष्य के मानव के अधिकार हैं वो फ्रांस के सभी लोगों को मिलने चाहिए, जो कि फ्रांस की कॉलोनी में रहते उनको भी मिलने चाहिए। ठीक है, क्योंकि उन पर सबका अधिकार है। पर उन्होंने ऐसे कोई नियम लागू नहीं किए, क्योंकि उनको डर था कि जिन व्यापारियों का ये जो स्लेव ट्रेड चल रहा है, दास व्यापार चल रहा है, उससे फ़ायदा होता था, वो विरोध करेंगे अगर वो नियम बनाएंगे तो। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक कन्वेंशन लागू हुआ 1794 में। ठीक है, उस कन्वेंशन में ये पास किया गया कि फ्रांस के बाहर की जितनी भी कॉलोनीज हैं उनमें जितने भी स्लेव्स हैं उन सबको आज़ाद कर दिया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए। ठीक है, पर ये कुछ समय के लिए हो पाया। ठीक है, फिर 10 साल बाद जब नेपोलियन पावर में आया, नेपोलियन बोनापार्टे, तो वो फिर से स्लेवरी की शुरुआत कर दी उसने, फिर से स्लेवरी को शुरू कर दिया, फिर से गुलामी को शुरू कर दिया। ठीक है, फिर जो खेतों के मालिक थे उन्हें भी समझाया गया और उन्हें भी समझ में आया कि स्वतंत्रता, फ्रीडम बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनकी भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये जो स्लेव्स बने उनकी भी इम्पॉर्टेंट है, अफ्रीकन नीग्रोज की भी फ्रीडम इम्पॉर्टेंट है। अफ्रीकन नीग्रोज वो लोग होते थे जो कि जो अफ्रीका में हमारा सहारा डेजर्ट है उसके साउथ में रहते थे, उनको बोलते थे अफ्रीकन नीग्रोज। ठीक है, तो उनको भी आज़ाद कर देना चाहिए। तो अपने कुछ लाभ के लिए उन्होंने जितने भी स्लेव्स थे उन सबको मुक्त कर दिया, और जो गुलामी थी वो फाइनली 1848 में अमान्य घोषित कर दी गई सारी फ्रेंच कॉलोनीज। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लीजिए, कन्वेंशन which in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possessions, और 10 years later Napoleon reintroduced slavery, और ये African Negroes in pursuit economic interest, slavery was finally abolished in French colonies 1894, plantation owners वाला भी, and this is much. Okay, the revolution and everyday life. Can politics change the clothes people wear, the language they speak, or the books they read? The years following 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women, and children. The revolutionary governments took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into the everyday practice. अब ये हमसे सवाल कर रहे हैं कि क्या राजनीति लोगों के कपड़े बदल सकती है? क्या पॉलिटिक्स हमारी भाषा को बदल सकती है? या फिर क्या पॉलिटिक्स उन किताबों को बदल सकती है जो किताबें हम पढ़ते हैं? ठीक है, पर जो
1789 के बाद के जो आने वाले साल थे उनमें फ्रांस ने ऐसे ही कुछ चेंजेस देखे थे, ऐसे ही कुछ बदलाव देखे थे औरतों, आदमियों और बच्चों ने अपनी अपनी जिंदगियों में, अपनी अपनी लाइफ्स में, अपनी एवरीडे लाइफ में। ठीक है, तो जो क्रांतिकारी सरकारें बनी थी फ्रांस में, यानी रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी थी, उन्होंने ऐसा मान लिया था और खुद ही चार्ज ले लिया था कि हम एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे जो कि लिबर्टी और इक्वलिटी को बढ़ावा देगी और उन्हें एवरीडे प्रैक्टिस में ले आएगी, यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ले आएगी। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, इक्वलिटी मीन्स बराबरी का दर्जा। ठीक है, अब देखते हैं कि ऐसा ये क्यों कह रहे हैं। ठीक है, one important law that come into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. In the old regime, all written material and cultural activities, books, newspapers, plays, could be published or performed only after they had been approved by the censors of the kings. Now, the Declaration of Rights of Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expression to be a natural right. Newspaper, pamphlets, books, and printed pictures of flooded the towns of France, from where they traveled rapidly into the countryside. They all described and discussed the events and changes taking place in France. Freedom of the press also meant that opposing views of events could be expressed. Each side sought to convince the other of its position through the medium of print. Plays, songs, festive processions attracted large number of people. This was this was one way they could grasp and identify with ideas such liberty or justice that political philosophers wrote about at length in text which only a handful of educated people could read. अब जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट नियम लॉ आया था 89 के बाद में, मतलब 1789 के बाद में, जब बैस्टाइल पे हमला किया गया था, उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो था एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। ठीक है, हमारे यहाँ हमारे यहाँ इंडिया में अभी भी सेंसरशिप्स लगाई जाती हैं कुछ बॉलीवुड फिल्म्स पे। ठीक है, वो सेंसरशिप होता क्या है एग्जैक्टली कि कोई ऐसी मूवी, ठीक है, जिसमें ज़्यादा खून खराबा या बेरहमी से किसी को मारा गया हो, या ठीक है कुछ ड्रग्स का दिखाया गया हो, तो वो मूवी के वो सीन काट देते हैं या वो मूवी बैन करा देते हैं। ठीक है, या फिर उस पर रेटिंग लगा देते हैं 18+ की सॉर्ट ऑफ, उसको बोलते हैं सेंसरशिप। कि आपको एक लिमिटेशंस और एक बाउंड्री दी जाएगी, आपको उसके दायरे में रह के ही काम करना है, आप वो लिमिट नहीं क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लिमिट क्रॉस करोगे तो एक्शंस लिए जाएंगे। ठीक है, तो जो ओल्ड रिजीम थी फ्रांस की, उसमें लिखा था कि जितना भी रिटन मटेरियल है और जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, चाहे वो किताबें हों, अखबार हों, जो नाटक होते, प्लेज, पहले ज़माने में मूवीज़ वगैरह थोड़ी ना होती थी, प्लेज चलते थे, लोग नाटक करते थे स्टेज पे। ठीक है, वो प्लेज होते थे, तो वो सब जो भी लिखा जाएगा, जो भी छपेगा, ठीक है, वो जो सेंसरशिप होगी, जो किंग के सेंसर्स होंगे, अगर वो अप्रूव करेंगे उसे तभी छपेगा, वरना नहीं छपेगा। ठीक है, तो ये जो था सेंसर्स वाला, ये हटा दिया गया था, सेंसरशिप को अबॉलिश कर दिया गया था, अमान्य घोषित कर दिया गया था। तो आपका जो मन चाहे आप वो छाप सकते हो, आप लिख सकते हो, लोगों में बांट सकते हो। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स था, उसमें हमें अधिकार था अपनी बात रखने का और कहने का।
ठीक है, क्योंकि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसमें ऐसा मान लिया गया था कि ये हमारा नेचुरल राइट और ये हमें मिलना ही चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या चाहते हैं, उसे हम बोल भी सकते हैं और बता भी सकते हैं, लोगों तक अपनी बात भी पहुंचा सकते हैं और रख भी सकते हैं अपनी बात। ठीक है, तो अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में, पैम्पलेट्स में, बुक्स में, किताबों में और प्रिंटेड पिक्चर्स, न्यूज़पेपर्स में पिक्चर्स छपती हैं ही, ठीक है, फ़ोटो खींच के प्रिंट हो जाती हैं, ठीक है। इन सब से फ्रांस के मार्केट भरने लगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये फ्रांस के मार्केट से बढ़ के गाँव में, शहरों में फैल गए, ठीक है। तो जो प्रेस, इससे प्रेस को भी फ्रीडम मिल गई, जो लोग न्यूज़पेपर छापते हैं प्रेस वाले, उनको भी फ्रीडम मिल गई, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपोजिंग व्यूज़ भी छापने लगे वो लोग, ठीक है। जो चीज़ें होती थी, जो इंसिडेंट्स फ्रांस में होते थे, ठीक है। अब जो राजा के सेंसर्स थे वो तो राजा के हित में ही छपवाएंगे, राजा के खिलाफ तो कुछ छपवाएंगे नहीं, ऑफ कोर्स। क्यों राजा अपनी इमेज खराब करेंगे प्रजा के सामने, ठीक है। पर अब प्रेस को जब अधिकार था तो वो जो गवर्नमेंट है उसके ने जो किया है वो भी छाप सकती थी, और अगर उसने गलत किया है और अपोजिंग पार्टी के लोग के जो व्यूज़ हैं वो भी वो छाप सकती थी। उसके पास तो दोनों अधिकार थे, जैसे हमारे इंडिया में भी वही है कि अगर मोदी सरकार है अभी, ठीक है, तो मोदी सरकार अगर कोई नियम बनाती है, कायदा कानून बनाती है, तो उस कानून में जो अच्छा भी होता है वो भी छापते हैं, उस कानून में जो बुरा होता है वो भी छापते हैं, क्योंकि वो अपोजिशन के व्यूज़ होते हैं, ठीक है। पहले अपोजिशन के व्यूज़ छापने का अधिकार नहीं था, पर अब है, तो दोनों साइड के व्यूज़ छपते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो क्या कहते हैं, प्लेज होते थे, गाने होते थे, नाटक होते थे, या कोई भी मतलब फेस्टिवल एक्टिविटी होती थी, नाच गाना, वो सब लोगों को अट्रैक्ट करने लगा, सब छपता था अखबार में और खूब ढेर सारे लोग इकट्ठा होते थे, ठीक है। इससे लोगों को ये भी पता चलता था कि हमारे लिबर्टी और इक्वलिटी के पूरे राइट्स हैं, जिसे नेचुरल राइट्स माना गया है, और ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो लोगों को कॉन्फिडेंस भी बढ़ता था कि हाँ, हमें कुछ तो मिला है ना, इसकी वजह से, ठीक। और फिर उन्हें समझ में भी आने लगा कि इन्हीं सब चीज़ों की बात, इन्हीं सब राइट्स की बात हमारे पॉलिटिकल फिलोसफर्स करते थे, और इन्हीं सब राइट्स के बारे में हमारे पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने अपनी किताबों में लिखा था। पर वो किताबें तो कुछ ही जो लोग पढ़ लिख सकते थे वही पढ़ पाते थे, सब तो पढ़ नहीं पाते थे, है ना। अब हम लोग प्रिंटेड पिक्चर्स के थ्रू, नाटक के थ्रू यही बात कन्वे करने लगे लोगों को कि हमारे राइट्स, हमारे अधिकार क्या क्या हैं और हमें इनके लिए लड़ना चाहिए, है ना। तो फ्रांस में ये सब हो रहा था और लोग इनमें इंटरेस्ट ले रहे थे, इसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे थे, ठीक है, और पार्टिसिपेट भी कर रहे थे। तो ये पूरा फुल मूवमेंट बन गया था कि हाँ, लोगों को समझ में भी आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, सब उन्हें समझ में आ रहा था। ओके, ये अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप वाला ही पार्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी आप रीड कर लीजिएगा। बाकी तो आप खुद ही अगर रीड कर लोगे 2-3 बारी तो खुद ही अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है। 4. Napoleon Bonaparte crowned himself Emperor of France. He set out to conquer neighboring European countries, dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family. Napoleon saw his role as a modernizer of Europe. He introduced many laws such as the protection of private property and a uniform system of weights and measures provided by the decimal system. Initially, many saw Napoleon as a liberator who would bring the freedom for the people. But soon, the Napoleonic armies came to be viewed everywhere as an invading force.
He was finally defeated at Waterloo in 1815. Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to take to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. यानी कि जो नेपोलियन बोनापार्टे था उसने खुद को ही राजा बना लिया 1804 में, ठीक है। और वो आसपास के फ्रांस के देशों पर कब्जा करने लगा, ठीक है। वहाँ से उसने राजवंश उनके छीन लिए, और जो डायनेस्टीज थी उन्हें राजवंश बोलते थे, ठीक है। डायनेस्टीज क्या थी, जैसे यहाँ पे भी हमारी लुइस 16 की डायनेस्टी चल रही थी, ये बॉर्बन डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है। वैसे ही कुछ बाहर की यूरोपियन कंट्रीज थी नेबरिंग फ्रांस की, वहाँ पे भी डायनेस्टीज चलती थी, उनको उन्होंने हटा दिया, उनका साम्राज्य हटा दिया वहाँ से, ठीक है। और खुद का साम्राज्य फैलाने लगे, ठीक है। और वहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर्स को बैठाते रहे, ठीक है, कि आप राज करो, आप रूल करो, ठीक है। ज़्यादातर यूरोपियन लोगों को लग रहा था कि नेपोलियन यूरोप का मॉडर्नाइजर बनेगा, ठीक है, कि वो क्योंकि उसने कुछ ऐसे लॉज लाए थे, कुछ ऐसे नियम्स लाए थे, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि आपकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना आपका काम है, उससे आपसे कोई नहीं छीन सकता आपकी मर्जी के बिना। अगर आप किसी को दे देते हो, किसी के नाम कर देते हो, तो दैट्स अ डिफरेंट केस, ठीक है। पर अगर आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी आपकी है तो आप ही की रहेगी। ये नहीं कि राजा के कल को बोले हटो खाली करो, हमें पसंद आ गई हम रख ले रहे हैं, ये नहीं होगा, ठीक है। प्लस वो एक यूनिफॉर्म, एक फिक्स्ड सिस्टम लेकर आया था वेट्स और मेजर्स का। पहले है ना, हम लोग जैसे ऐसे हाथ से नापते थे 1 फुट, ठीक है, 1 फीट, ठीक है, ऐसे करके। अब किसी का फीट है 6 इंच का और किसी का फीट है 10 इंच का, तो फर्क नहीं आ जाएगा फीट में, ठीक है। तो ये एब नॉर्मल हो गया ना। हम तो बोले हाँ नहीं हम अपने फीट के अकॉर्डिंग जगह लेंगे, वो बोले नहीं हम अपने फीट के अकॉर्डिंग जगह देंगे, तो ऐसे तो नहीं चलता था। तो वो एक फिक्स्ड सिस्टम ले आया, डेसिमल सिस्टम, जो अभी हम पढ़ते हैं मैथ्स में, कि उससे आप मेजर करो और वेट लो, ठीक है, उससे आप नापो तौलो और फिर सामान बेचो, ठीक है। इसीलिए लोग उसे लिबरेटर की तरह देखने लगे कि ये आ गया, अब ये बदलाव लाएगा, फ्रांस में भी बदलाव लाएगा, ये पूरे यूरोप में बदलाव लाएगा, जैसे फ्रांस में बदलाव है वैसे ही बदलाव होगा, ठीक है। ये आज़ादी लाएगा लोगों के लिए, ठीक है। बट जल्द ही जो नेपोलियन की आर्मी थी वो हर तरफ त्राही त्राही मचाने लगी, हमला करने लगी, छीना झपटी करने लगी, ज़बरदस्ती करने लगी लोगों के साथ में, ठीक है। फिर उसे वाटरलू के बैटल में हरा दिया गया था 1815 में, ठीक है। और कुछ ऐसे नियम कायदे कानून उसने ऐसे बनाए थे जिसकी वजह से काफ़ी क्रांतिकारी विचार यूरोप में फैल गए थे। रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी यानी कि फ्रीडम के यूरोप में और आसपास के देशों में फैल गए थे यूरोप के, ठीक है। और ये काफ़ी समय तक, नेपोलियन के जाने के बाद भी काफ़ी समय तक लोगों पर एक गहरा अपना असर छोड़ गए थे, ओके। इसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं। तो पहला है 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस, ठीक है। नेपोलियन को लोग एक मॉडर्नाइज़र की तरह देखते थे यूरोप का। उसने 2 इम्पॉर्टेंट लॉज लेके आए, वो था प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। फिर उसकी हार हो गई बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में, ओके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। The ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. They spread from France to the rest of the Europe during the 19th century, where feudal systems were abolished. Colonized peoples revoked the idea of freedom from bondage into their movements to create a sovereign state. Tipu Sultan and Raja Ram Mohan Roy are 2 examples of individuals who responded to the ideas coming from revolutionary France. तो जो फ्रांस के 2 आइडियाज़ थे, लिबर्टी के, इक्वलिटी के और डेमोक्रेसी के, वो इम्पॉर्टेंट थे सबसे ज़्यादा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। जो फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ
उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये 3 ही आइडियाज़ थे, विच वॉज इक्वलिटी, लिबर्टी एंड दिस डेमोक्रेसी। ठीक, लिबर्टी इज़ फ्रीडम, इक्वलिटी मीन्स बराबर का अधिकार, एंड डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है, गवर्नमेंट हम चूज़ करते हैं, हम ही गवर्नमेंट को बनाते हैं, और हम चाहे तो उसे हटा भी सकते हैं, और गवर्नमेंट हमारे लिए ही होती है, वो हमारा ही सेवा करने के लिए होती है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी आइडियाज़ थे वो फ्रांस से सारे यूरोप में फैल गए 19th सेंचुरी में। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादातर यूरोप में फ्यूडल सिस्टम्स ही चलते थे, जैसे फ्रांस में चलता था। ठीक है, फिर वो फ्यूडल सिस्टम्स को अमान्य घोषित कर दिया गया, एबॉलिश्ड कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, और जो लोग कॉलोनी में रहते थे, जैसे फ्रांस की कॉलोनी हो गई, डच की कॉलोनी हो गई, इंग्लिश कॉलोनीज़ हो गई, ये लोग अपनी जगह जगह कॉलोनीज़ बनाते रहते थे पूरे विश्व में, देश भर में कह रही हूँ, पूरी दुनिया में एक्चुअली। ठीक है, तो उनको भी लगने लगा कि हाँ, हमें भी आज़ादी मिल सकती है, हम भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ सकते हैं। ठीक है, और हमें भी कुछ करना चाहिए। ठीक है, और हमें भी अपना एक अलग देश बनाना चाहिए, अपना एक अलग राज्य बनाना चाहिए। ठीक है, जिसके राजा को हम चूज़ कर सकें, सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो इस वजह से तो हमारे जो हिंदुस्तान के टीपू सुल्तान थे, राजा राम मोहन रॉय थे, इन दोनों को भी ज़्यादातर आइडियाज़ रिवोल्यूशनरी फ्रांस से ही मिले थे। ओके, Thanks for watching. The notes of the related topic are given in the description box below. Please like, share and subscribe.